हम लोग आज से पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व किए थे और यूजीसी नेट में उसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही और सभी स्टूडेंट्स का कहना रहा, कुछ का कि 15-20 क्वेश्चन उसमें से फायदा हुआ, कुछ कहते हैं कि 30 के आसपास फायदा हुआ। और अब हम लोग दिसंबर 2024 नेट जीआरएफ को ध्यान में रखते हुए अध्ययन करेंगे और जिसमें छात्रों की काफ़ी डिमांड थी कि सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा सिलेबस भी एक बार कवर हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। तो आज हम लोग सिलेबस को ध्यान में रखते हुए और यूनिट फर्स्ट पर चर्चा करेंगे। यूनिट फर्स्ट में कई टॉपिक हैं जिसमें है निगोशिएटिंग द सोर्सेस, स्रोतों संबंधी, सोर्स या स्रोत संबंधी वार्ता, जिसमें आर्कियोलॉजिकल सोर्स, पुरातत्व स्रोत शामिल है और उसके अंदर जो है एक्सप्लोरेशन, खोज क्या है, एक्सप्लोरेशन है। फिर एक्सकेवेशन उत्खनन कैसे होता है। एपिग्राफी क्या है। न्यूमिस्मैटिक्स, सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है, न्यूमिस्मैटिक्स कहलाता है। ये है डेटिंग ऑफ आर्कियोलॉजिकल साइट्स, कि आर्कियोलॉजिकल जो साइट्स है, पुरातत्व की जो साइट है उसकी डेटिंग का निर्धारण कैसे होता है। और लिटरेरी सोर्स, इंडिजीनियस लिटरेचर, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, प्रॉब्लम ऑफ डेटिंग रिलीजियस एंड सेकुलर लिटरेचर, मिथ, लीजेंड एक्सेट्रा, फॉरेन अकाउंट्स, ग्रीक, चाइनीज एंड अरबिक। ये सब यूनिट फर्स्ट का पहले पैराग्राफ में सिलेबस है। तो आज हम लोग देखेंगे कि इसी इकाई फर्स्ट के महत्वपूर्ण टॉपिक पर परिचर्चा होगी। तो प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, फर्स्ट जो टॉपिक आपका है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। देखिए, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत को देखने से पहले हम लोग चर्चा भारत के भूगोल की करेंगे। कई बार एग्जाम में ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखिए, जो भारत है वो एशिया महाद्वीप में स्थित है। भारत क्या है, एशिया महाद्वीप में स्थित है। और ये जो एक विशाल प्रायद्वीप के रूप में है, भारत क्या है, एक विशाल प्रायद्वीप के रूप में है। उत्तर में हिमालय पर्वत, उत्तर में क्या है, हिमालय पर्वत, और दक्षिण में हिंद महासागर है। भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत और दक्षिण में हिंद महासागर है। और इसकी जो आकृति है ये विषम चतुर्भुज का रूप धारण करती है। ये जो आकार है इसका कैसा है, विषम चतुर्भुज। क्वेश्चन में अक्सर आता है ना, स्टेटमेंट दे देता है कौन सही है कौन गलत है, तो फैक्ट्स देता है, उसको सही देखना होता है। तो आप ध्यान रखिए कि आकार में भारत क्या है, विषम चतुर्भुज ही है। और भारत को सब उपमहाद्वीप सब कॉन्टिनेंटल के रूप में जाना जाता है। यूनानियों ने भारत को इंडिया नाम दिया, यूनानियों ने भारत को क्या कहा, इंडिया। और मध्यकालीन जो इतिहासकार हैं उन्होंने भारत को हिंद या हिंदुस्तान कहा। ऋग्वेद काल में कहा जाता है कि ऋग्वेद काल में जो प्रमुख जन था भरत, प्रमुख जन कौन सा था, ऋग्वैदिक काल में प्रमुख जन भरत था, उसके नाम पर ही भारत का नाम
जो है पड़ा है, भरत के ही नाम पर भारत का नाम भारत पड़ा है। अब भौगोलिक दृष्टि से, ज्योग्राफिकल दृष्टि से देखा जाए तो देखिए ऊपर वाला जो पैराग्राफ है जिसपे चर्चा हुई, तो कई बार यहां से भी क्वेश्चन जो है आए हुए हैं, और क्वेश्चन उस रूप में आपने देखा है कि जैसे निम्नलिखित में से क्या सही है, और अलग अलग इंफॉर्मेशन है, कहीं कोई इंफॉर्मेशन गलत है, वहां पर उसको सही करना है आप। दूसरा जो है कि भौगोलिक ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो भारत को 4 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, यहां से भी क्वेश्चन आया हुआ है, और ये सारे जो फैक्ट्स हैं, इंफॉर्मेशन है, इसके आधार पर क्वेश्चन बने हैं। कभी कभी अलग अलग भी पूछ लेता है कि कौन सा क्षेत्र के लोग कहाँ रहते हैं, कौन से क्षेत्र कहाँ है, ये सारी चीजें। तो ज्योग्राफिकल दृष्टि से कितने पार्ट में है पूछ लेता है कि भौगोलिक दृष्टि से भारत 3 भागों में विभाजित है, स्टेटमेंट दे दिया। तो क्या भागों में विभाजित है? 4 भागों में विभाजित है। पहला क्या है? उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, पहला जो है वो उत्तर का पर्वतीय प्रदेश है। दूसरा गंगा और सिंधु का मैदान है। दूसरा क्या है? गंगा और सिंधु का मैदान है। दूसरा क्या है? गंगा और सिंधु का मैदान है। तीसरा जो है दक्षिण का पठार है। तीसरा पार्ट क्या है? दक्षिण का पठार। और चौथा सुदूर दक्षिण के मैदान। चौथा क्या है? सुदूर दक्षिण के मैदान। ये 4 पार्ट में विभाजित है, ये 4 पार्ट, इन चारों पार्ट का ध्यान रखिए। क्वेश्चन यहां से भी स्टेटमेंट के टाइप से बनते हैं। अब एक एक अलग पार्ट के बारे में देखिए। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, ये जो उत्तर का पर्वतीय प्रदेश है इसमें क्या क्या आता है? तो उत्तर के पर्वतीय प्रदेश में कश्मीर, कांगड़ा, टिहरी, कुमाऊं और सिक्किम के क्षेत्र आते हैं। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र में कश्मीर, कांगड़ा, टिहरी, कुमाऊं और सिक्किम के प्रदेश आते हैं। अब दूसरा जो गंगा और सिंधु का मैदान, दूसरा क्या है? गंगा और सिंधु का मैदान। ये जो गंगा और सिंधु का मैदान है ये कैसा है? सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र है, मैक्सिमम फर्टिलाइजर वाला क्षेत्र है, अधिक उत्पादन यहां पर होता है। और जो हड़प्पा सभ्यता है या आर्य सभ्यता की संस्कृति थी, इसकी उत्पत्ति इन्हीं क्षेत्रों में मानी जाती है। और इस क्षेत्र को, गंगा सिंधु के मैदान के क्षेत्र को ही आर्यावर्त के नाम से जाना जाता है। अक्सर कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आया है कि आर्यावर्त क्या है, ठीक है? या आर्यावर्त को, तो इस बात का ख्याल रखिएगा कि किस क्षेत्र को आर्यावर्त के नाम से जाना जाता है। तीसरा जो दक्षिण का पठार। अब दक्षिण का पठार हम देखेंगे तो ये उत्तर में नर्मदा से लेकर और दक्षिण में कृष्णा और तुंगभद्रा नदी तक फैला हुआ है। ये जो दक्षिण का पठार है ये नर्मदा से लेकर दक्षिण में कृष्णा और तुंगभद्रा नदी तक फैला हुआ है। चौथा जो है सुदूर दक्षिण का मैदान। चौथा क्या है? सुदूर दक्षिण का मैदान। ये जो सुदूर दक्षिण का मैदान है ये काफी लंबा और संकीर्ण समुद्री क्षेत्र है। सुदूर दक्षिण का मैदान क्या है? लंबा और संकीर्ण क्षेत्र है। इसमें जो है गोदावरी, कृष्णा और कावेरी उपजाऊ डेल्टा स्थित है। तो पूछ सकता है कि गोदावरी, कृष्णा और कावेरी उपजाऊ डेल्टा प्रदेश किस भाग में आते हैं? तो ये सब सुदूर दक्षिण वाले भाग में आते हैं, ठीक है? तो भौगोलिक रूप से इन चारों पार्ट को ध्यान रखिए, यहां से क्वेश्चन इस टाइप के पूछ सकते हैं, आ सकता है आपके एग्जाम में। अब जो ये उत्तर भारत का क्षेत्र है ये आर्य संस्कृति के लिए जाना जाता है। उत्तर भारत में आर्य संस्कृति का उद्भव और विकास हमें देखने को मिलता है। दक्षिण भारत का जो क्षेत्र है, ठीक है, ये जो नॉर्थ का क्षेत्र है किस लिए जाना जाता है? किस संस्कृति के लिए जाना जाता है? आर्य संस्कृति के लिए जाना जाता है। और साउथ का जो क्षेत्र है वो द्रविड़ संस्कृति के लिए जाना जाता है। तो ध्यान रखिए इन सब चीजों को, छोटी छोटी चीजें हैं, मिस्टेक हो जाता है एग्जाम में। और
हमारा जो देश है इसमें विभिन्न धर्म के, विभिन्न जाति के, विभिन्न समुदाय के लोग रहते हैं, निवास करते हैं। और जब अंग्रेज यहाँ स्थापित हुए तो कहे ये राष्ट्र नहीं बन सकता है क्योंकि विभिन्न धर्म जाति के लोग हैं और राष्ट्र का जो कॉन्सेप्ट है यहाँ देखने को नहीं मिलता है। तो हमारे स्वतंत्रता संग्रामी जो थे उन्होंने कहा कि ऐसी बात नहीं है, प्राचीन काल से लेकर मध्यकाल तक और हमारे यहाँ जो है एकता देखने को मिलती है और राष्ट्र बनने के गुण हमारे यहाँ विद्यमान है। इसीलिए ये कॉन्सेप्ट दिया गया विभिन्नता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विभिन्नता में एकता का कॉन्सेप्ट दिया गया। तो हमारे देश की सबसे, भारतीय संस्कृति की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता विभिन्नता में एकता है। देखिए महाकाव्य और पुराण, महाकाव्य और पुराण भी प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने का एक प्रमुख स्रोत है। और इसमें जो है हमारे देश को भारतवर्ष कहा गया, इसमें भारत को भारतवर्ष कहा गया और यहाँ निवास करने वाले लोगों को भारतीय कहा गया। ये स्टेटमेंट ध्यान रखिएगा, इस तरीके की स्टेटमेंट यूजीसी में पूछे जाते हैं, सही क्या है गलत क्या है कर देता है। तो स्टेटमेंट के एक एक पॉइंट्स को ध्यान रखना है। और ये खास तौर से महाकाव्य पुराण में कहा गया, तो किस पुराण में इसका उल्लेख है? विष्णु पुराण में। विष्णु पुराण में कहा गया है कि भारतवर्ष, देश को भारतवर्ष कहा गया और यहाँ के रहने वाले लोगों को भारतीय कहा गया। किस पुराण में कहा गया? विष्णु पुराण में कहा गया है, तो ध्यान रखिएगा। और मौर्यकालीन जो विद्वान थे कौटिल्य, जिसे विष्णुगुप्त और चाणक्य के नाम से जाना जाता है, जिनकी महत्वपूर्ण रचना अर्थशास्त्र है, जिन्होंने अर्थशास्त्र लिखा है, वो लिखते हैं, क्या लिखते हैं? हिमालय से लेकर समुद्र तक 1000 योजन विस्तार वाला भाग चक्रवर्ती राजन का शासन क्षेत्र होता है। चक्रवर्ती राजन का शासन क्षेत्र होता है। तो ये स्टेटमेंट बहुत महत्वपूर्ण है, इस पे क्वेश्चन भी आया है, कई बार पूछा है कि ये स्टेटमेंट किसकी है? तो किसकी है? कौटिल्य की है। अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने ये लिखा है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अब हम लोग देखेंगे भारत में नस्ली तत्व, भारत में नस्ली तत्व। वास्तव में देखा जाए जो नस्ल का कॉन्सेप्ट है ये तो यूरोपियन कॉन्सेप्ट है, लेकिन भारत में भी इसके तत्व और गुण पाए जाते हैं, क्योंकि भारत में प्राचीन काल से बाहर से लोग आते रहे, इसलिए नस्ल के अंश भारत में पाए जाते हैं। और जो अवशेष भारत में पाए जाते हैं, तो B.S. गुहा, समाजशास्त्री B.S. गुहा ने भारत में जो नस्ल है उस, या कह लें आदिम जाति को 6 भागों में बांटा है। तो ये जो 6 भागों का जो वर्गीकरण किया है, किसने किया है? B.S. गुहा ने। कभी कभी पूछा गया है कि कौन सा वर्गीकरण B.S. गुहा का नहीं है। पूछ सकता है कि नस्ल को कितने भागों में भारत में बांटा गया है, आदिम जातियों को कितने भागों में बांटा गया, तो 6 भागों में। किसने बांटा है? ये कॉन्सेप्ट किसका है? B.S. गुहा का है। अब इसमें कौन कौन है, कौन नहीं है, तो पता नहीं होगा तो गलत हो जाएगा। तो पहला निग्रिटो, पहला क्या है? निग्रिटो है। दूसरा क्या है? प्रोटो ऑस्ट्रेलायड है। और तीसरा मंगोलियन है। चौथा मेडिटेरेनियन है। और पांचवा जो है वेस्टर्न ब्रेकाईसेफलस, वेस्टर्न ब्रेकाईसेफलस। और नेक्स्ट है छठा नॉर्डिक। ये 6 जो है भागों में विभाजित किया है। तो 6 भागों को आपको जानकारी होनी चाहिए। निग्रिटो है, प्रोटो ऑस्ट्रेलायड है, मंगोलियन है, मेडिटेरियन है, वेस्टर्न है, नॉर्डिक है। और अगर आप इसको याद रखना चाहते हैं तो आप इसको गणितीय सूत्र में बना सकते हैं, नी प्रो मंग और फिर मेवे ना, नीप्रो मंग मेवे ना, ये लिख के आप याद कर सकते हैं, जिससे आपके ध्यान में रहे, ये गलत ना हो कि कभी पूछा जाए कौन नहीं था कौन था, तो आप इसी सूत्र को लिखकर नी से निग्रिटो, प्रो से प्रोटो ऑस्ट्रेलायड, मंग से मंगोलियन और मे से मेडिटेरियन, वे से वेस्टर्न ब्रेकाईसेफलस और ना से नॉर्डिक। देखिए
जो ये नस्ल के आधार पर अध्ययन होता है उसे नस्ली विज्ञान या नृतत्व विज्ञान के नाम से जाना जाता है। नस्ल के आधार पर जो अध्ययन होता है, इसमें सिर, नाक, बनावट के आधार पर, रूप रंग के आधार पर जो है विभाजन किया जाता है। बाद पहले तो बायोलॉजिकल था और बाद में इस सामाजिक रूप से भी विभाजन होने लगा। भाषाविद ने आदिम भारतीयों को 4 भाषा समूह में विभाजित किया है। इन निर्जातियों को या नस्ली लोगों को जो भारत में थे, भाषा के आधार पर कितने भाग में विभाजित किया गया? 4। क्या क्या है? ऑस्ट्रिक, दूसरा द्रविडियन और तीसरा इंडो यूरोपियन। तीसरा क्या है? इंडो यूरोपियन। और चौथा जो है तिब्बती चाइनीज। तो 4 हैं। इसको भी याद करने के लिए ये भी पूछ सकता है कौन नहीं था कौन था। ठीक है, भाषा के आधार पर। तो उसमें आदरा इति करके आप फार्मूला लगा के याद करने के लिए रख सकते हैं ताकि आपसे मिस्टेक एग्जाम में ना हो। आदरा इति, आ से ऑस्ट्रिक, द्रा से द्रविडियन, ई से इंडो यूरोपियन और ती से तिब्बती चाइनीज। अब ये जो 6 है इसको डिटेल में देखेंगे और कौन इनकी क्या विशेषता थी और कहाँ कहाँ ये पाए गए, क्या क्या इन्होंने अपना योगदान दिया। इस तरीके के भी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आए हैं। तो निग्रोटो जो है ये नाटे कद के और चौड़े सिर वाले होते थे। ध्यान रखिए, नाटे कद और चौड़े सिर वाले। वास्तव में देखा जाए तो भारत में नस्ली विभेद देखने सब एक तरह हो गए हैं, मिक्सचर हो गया है। इसीलिए मल्टिंग पॉट के नाम से भारत को जाना जाता है, मल्टिंग पॉट। तो निग्रिटो जो है नाटे कद और चौड़े सिर वाले हैं। ये भारत का सबसे प्राचीन प्रजाति है। तो ये ध्यान रखिए, अक्सर पूछा गया है स्टेटमेंट में भी और अलग से कि जो है भारत की सबसे प्राचीन प्रजाति निग्रिटो है। यह कथन क्या है? सही है। फिर इसी में है ये पाए तो अंडमान निकोबार में निग्रोटो जाति के लोग अंडमान निकोबार की जो ट्राइबल्स लोग थे वहां देखने को मिलता है। और तीर धनुष, पीपल पूजा आदि की प्रचलन का श्रेय किसे दिया जाता है? निग्रिटो। तो दे सकता है एग्जाम में निग्रिटो के बारे में क्या सही है क्या गलत है। निग्रिटो नाटे कद वाले, चौड़े सिर वाले, मोटे ओठ और चौड़ी नाक वाले थे, ये सही है। दूसरा, क्या ये सबसे प्राचीन प्रजाति है? ये सही है। ये अंडमान निकोबार में पाई जाती है, तो ये भी सही है। इन्होंने तीर धनुष, पीपल पूजा आदि का प्रचलन आरंभ किया, ये भी सही है। तो ये इस तरीके के एग्जाम में क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं। फिर प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, फिर क्या है? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। देखिए, ये जो निग्रोटो थे ये सबसे प्राचीन प्रजाति है, भारत की सबसे प्राचीन प्रजाति निग्रोटो है। लेकिन जो ये प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड है ये क्या है? सबसे अधिक जनसंख्या वाले लोग इसी प्रजाति के हैं। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाले लोग प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति के हैं। और ये लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? ऑस्ट्रिक भाषा। इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड के बारे में क्या सही है। तो आप कि ये सबसे अधिक जनसंख्या वाले हैं। फिर ऑस्ट्रिक भाषा समूह के हैं, ऑस्ट्रिक भाषा बोलते हैं। और खासतौर से जो मुंडा जनजाति वाली भाषा है, मुंडा जनजाति वाले लोग ये इसी भाषा को बोलते हैं। इनके कद छोटे होते हैं और सिर इनके लंबे होते हैं। इनकी चौड़ी नाक होती है, मोटे ओठ होते हैं, ये भी सही है। फिर दक्षिण भारत और मध्य प्रदेश में की जनजातियों में लक्षण पाए जाते हैं, ये भी सही है। ठीक। और फिर जो है कृषि कर्म, मितभांड, लिंगोपासना आदि का इन्हें ज्ञान था, तो ये भी सही है। तो ये इंफॉर्मेशन वाले क्वेश्चन बन सकते हैं कि प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड के बारे में क्या सही है क्या गलत है। तो ये सारी बातें आप ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन यहां बन सकते हैं। अब मंगोलायड पूर्व की ओर से भारत में आए थे। जो मंगोलायड है, देखिए भारत का नक्शा है अगर, तो पूर्व की ओर से इधर से आए तो मंगोल से होते हुए आए, तो ये चाइना और ऊपर का मंगोलिया जो क्षेत्र था वहां से लोग आए। जो वहां से जो लोग आए यहाँ भारत में, तो क्या कर रहे हैं? ये
पूर्व में ही जो भारत का क्षेत्र है, जहां मीरी, नागा, बोडो, गोंड, भोटिया और बंगाल असम की जो जनजातियां हैं, मीरी मंगोलायत प्रजाति के लोग जो है कौन सी जनजातियों में पाए जाते हैं? मीरी, नागा, बोडो, गोंड, भोटिया, बंगाल असम की जनजातियां जो हैं, इसमें मंगोलायत के अस्तित्व पाए जाते हैं। अब इनकी नाक क्या है? छोटी है। इस सब जगह वाले लोग जो पूर्वी भारत के लोग हैं, सेवन सिस्टर वाला जो भारत है, वहां के जो लोग हैं, उनकी विशेषता क्या है? उनकी विशेषता ये है कि इनकी नाक कैसी है? इनकी नाक छोटी है और मोटे ओठ हैं, लंबे चौड़े सिर हैं, पीले और भूरे चेहरे वाले ये होते हैं। इनकी भाषा कैसी है? चीनी तिब्बती। इनकी भाषा कैसी है? चीनी तिब्बती। ध्यान रखिएगा, स्टेटमेंट दे के पूछ सकता है। तो चीनी तिब्बती इनकी भाषा है। और ये भारतीय संस्कृति के किस पहलू को प्रभावित करते हैं? ये भी स्टेटमेंट में दे सकता है। आपको याद होगा जब हमने पेपर सॉल्व कराया तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन कैसे आते थे? तो तंत्र, वामाचार, शक्ति पूजा आदि का आरंभ इन्हीं से होता है। तो ये जो मंगोलायड हैं, तो भारत में जो तंत्र है, वामाचार है, शक्ति पूजा, इस सब का आरंभ मंगोलायड से हमें देखने को मिलता है। अब नेक्स्ट, मेडिटेरियन भूमध्यसागरी। भूमध्यसागरी जो लोग हैं, इस प्रजाति के लोग भूमध्यसागरी प्रजाति के लक्षण किसमें पाए जाते हैं? द्रविड़ लोगों में पाए जाते हैं। दक्षिण भारत में खासतौर से पाए जाते हैं। इनका सिर क्या है? लंबा है। इनका सिर लंबा है और मुंह क्या है? चौड़ा है। और इन्होंने जो है नौ परिवहन, कृषि, व्यापार वाली नगरीय सभ्यता के विकास में अपना योगदान दिया। हो सकता है पूछ ले कि भूमध्यसागरी लोगों के बारे में क्या सही है, तो वे द्रविड़ लोगों में ये लक्षण पाए जाते हैं और लंबा सिर और चौड़ा मुंह है इनका। इसके साथ साथ नौ परिवहन है, कृषि का कार्य है, व्यापार वाणिज्य की गतिविधियां है और नगरीय सभ्यता का विकास, इसमें इनका योगदान माना जाता है। तो ये सारी बातें ध्यान रखिए। अक्सर पूछता है इसमें क्या सही है, इसमें क्या गलत है। अब वेस्टर्न ब्रैकाइसेफलस। वेस्टर्न ब्रैकाइसेफलस से भी पूछ सकता है, अंदर से भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है इनके क्या सही है, इनमें क्या सही है, क्या गलत है। तो देखिए, वेस्टर्न ब्रैकाइसेफलस की तीन शाखा है। क्या है? तीन शाखा, अल्पाइन, डिनारिक और आर्मिनायड। अल्पाइन, डिनारिक, आर्मिनायड। तो पहली जो स्टेटमेंट है वो ये है कि इनकी तीन शाखा है, अल्पाइन, डिनारिक, आर्मिनायड। अल्पाइन जो प्रजाति है वो कहां पाई जाती है? अलग से भी पूछ सकता है, मिलाने को दे सकता है, स्टेटमेंट में भी पूछ सकता है। तो अल्पाइन प्रजाति गुजरात में पाई जाती है, बिहार में पाई जाती है, उत्तर भारत और मध्य भारत में। तो ये जो अल्पाइन प्रजाति है, ठीक है, अल्पाइन जो प्रजाति है वो कहां पाई जा रही है? उत्तर भारत के क्षेत्र में पाई जा रही है, ठीक है, नॉर्थ इंडिया में पाई जा रही है, बिहार में पाई जा रही है, इन सब क्षेत्रों में पाई जा रही है। दूसरा जो है डिनारिक शाखा के तट बंगाल, उड़ीसा और कठियावाड़, कन्नौज तथा तमिल में पाए जाना है। तो जो डिनारिक शाखा है ये कहां पाई जा रही है? एक यहां भाई ये बंगाल है, उड़ीसा है और गुजरात का क्षेत्र है, ये कठियावाड़ में पाई जा रही है। और कहां पाई जा रही है? और दक्षिण भारत में पाई जा रही है। नेक्स्ट जो है आर्मिनायड। तो आर्मिनायड जो है वो महाराष्ट्र में जो मुंबई का क्षेत्र है, महाराष्ट्र में जो मुंबई का क्षेत्र है वहां पर आर्मिनायड के तत्व पाए जाते हैं। और ये जो वेस्टर्न ब्रैकाइसेफलस है, इनके चौड़े कंधे कैसे होते हैं? चौड़े होते हैं, गहरी छाती होती है, लंबी और चौड़ी टांग होती है, ये इनकी विशेषता है।
अब नार्डिक, नार्डिक के बारे में भी क्या सही है कथन, क्या गलत है, या अंदर से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो नार्डिक जो है लंबा सिर और श्वेत और गुलाबी त्वचा होती है। नार्डिक की लंबा सिर, श्वेत और गुलाबी त्वचा होती है, और नार्डिक वाले आर्यों में नार्डिक वाले लक्षण पाए जाते हैं। लेकिन वास्तव में अब माना जाता है आर कोई प्रजाति नहीं है, ये एक भाषिक पद है। ये क्या है? भाषिक पद है। भाषा के आधार पर इनको आर कहा गया, तो प्रजाति नहीं है, लेकिन माना जाता है कि नार्डिक के लक्षण आर्यों में पाए जाते हैं। अब ऐतिहासिक स्रोत, अब क्या है ऐतिहासिक स्रोत? तो पहले इतिहास क्या है, पहले हम लोग देखेंगे कि हिस्ट्री क्या है। हिस्ट्री क्या है और इतिहास। देखिए, हिस्ट्री तट इंग्लिश का है और इतिहास हिंदी का है। तो हिस्ट्री जो है हिज स्टोरी, जिसकी कहानी बताई जाए। इतिहास ज्यादा है, इतिहास मीन्स, इति मीन्स सिद्ध करना। इति मीन्स क्या है? सिद्ध करना, अर्थात प्रमाणिक किया जाए, प्रमाणिक किया जाए, या क्या होगा? सिद्ध किया जा सके। और हास क्या है? हास उत्थान या पतन है। क्या है? राइज एंड फॉल है। जिसका उत्थान पतन को साबित किया जा सके, जिसका उत्थान और पतन को साबित किया जा सके ऐतिहासिक स्रोतों के द्वारा, साक्ष्यों के द्वारा, उसे इतिहास कहा जाता है। इतिहास क्या है? अतीत का अध्ययन है। इतिहास अतीत का अध्ययन है, मानव के विकास का क्रमबद्ध अध्ययन है। मानव के विकास का क्रमबद्ध अध्ययन है, लेखा जोखा है, ये इतिहास है। अब भारत की जो स्रोत है प्राचीन, तो पहला महत्वपूर्ण स्रोत कल्हड़ की रात तरंगिणी है। कल्हड़ की रात तरंगी है। कल्हड़ क्या थे? विद्वान थे, और इन्होंने अपनी रचना रात तरंगी लिखी, 12वीं शताब्दी में लिखी, 1147 और 1149। ये देखिए, कल्हड़ से भी क्वेश्चन पूछे हैं कई बार। रात कल्हड़, पहले तो रात तरंगी और कल्हड़ मिलाने को आ जाता है, फिर स्टेटमेंट दे देता है कल्हड़ और रात तरंगी के बारे में क्या सही है। तो याद रखिए, कल्हड़, रात तरंगी कल्हड़ ने लिखी है, संस्कृत भाषा में लिखी है। किस भाषा में लिखी है? संस्कृत भाषा में लिखी है, श्लोक में लिखी गई है, कविता रूप में लिखी गई है, और भारत की पहली ऐतिहासिक रचना मानी जाती है। इसमें क्रमबद्धता दी गई है, इसमें क्रम से तथ्यों का समावेश हमें देखने को मिलता है। और साथ ही साथ ये 12वीं शताब्दी के मध्य में लिखी गई है, 1147 और 1149। कई बार आपने क्वेश्चन पेपर जब सॉल्व किया था तो देखा था, रचना दे देता है और तब क्या सही है क्या गलत है, डेट दे देता है, कभी कभी सही दे देता है, कभी गलत दे देता है, और अक्सर जो है मिलाने को दे देता है। अक्सर क्या करता है, कई किताब को मिलाने को दे दिया। अब किताब का राइटर तक तो ठीक है भाई, अब मालूम होना चाहिए कब लिखी गई थी, जब भी तो मिलाएंगे कौन पहले लिखी गई कौन बाद में लिखी गई। अब पता ही नहीं तो डेट, आपको रचना, किताब की रचना कब हुई इसकी जानकारी होनी चाहिए। तो कल्हड़ की रचना 12वीं शताब्दी के मध्य 1147 और 49 के बीच। कभी कभी डायरेक्ट पूछ लेता है, तो ये फैक्ट आपको याद होना चाहिए कल्हड़ की रात तरंगी के बारे में। एक और महत्वपूर्ण है, अक्सर कई स्टेटमेंट आते हैं, संस्कृत टाइप के स्टेटमेंट आ जाते हैं, लगता ही नहीं है, पता ही नहीं चलता कहां से आया है। तो उसमें रात तरंगी के लेखक कल्हड़ ने इतिहास की व्याख्या की है। इतिहास के बारे में कल्हड़ ने जो कहा है वो सुनिए। और स्टेटमेंट के रूप में भी कई बार एग्जाम में पूछा गया। क्या पूछा गया? सलाधा, सलाध्या सा एवं गुणवान, सलाध्या सा एवं गुणवान, राग द्वेष बहिष्कृता, राग द्वेष बहिष्कृता, भूतात कथने यस्य स्थे इसये सरस्वती। ये संस्कृत का में लिखा गया है, और ये स्टेटमेंट देख के कई बार एग्जाम में आया, पूछ लेता है कि किसने कहा है, किस किताब में कहा गया है। तो कल्हड़ ने रात तरंगी में कहा है। अब क्या कहा है?
कभी कभी हिंदी वाली भी स्टेटमेंट आती है, पूछा जाता है कि ये किसकी स्टेटमेंट है। प्राचीन वृत्तांतों, प्राचीन वृत्तांतों का मतलब इतिहास के निरूपण में वही कौन इतिहासकार प्रशंसनीय और निष्पक्ष माना जा सकता है जिसकी दृष्टि कैसी हो, न्यायाधीश की भांति राग द्वेष से मुक्त हो। राग द्वेष से मुक्त मतलब ऐसा इतिहास लिखा जाए इतिहासकार द्वारा जो पक्षपात रहित हो, पक्षपात उसमें ना हो। तो ये स्टेटमेंट भी आई है कई बार और पूछा गया है ये किसकी है, जो कल्हड़ की रातरंगी में इसका उल्लेख है, कल्हड़ की है, कल्हड़ ने रातरंगी में लिखा है, ध्यान रखिएगा। अब प्राचीन भारत का इतिहास, प्राचीन भारत के इतिहास को समझने के लिए, अच्छा इसको समझने से पहले हमने इतिहास देखा, अब देखेंगे इतिहास का विभाजन। अगर देखा जाए तो इतिहास का जो विभाजन है वो 3 पार्ट है, ठीक है, एंशियन, मेडवल और मॉडर्न। ये क्या है, इतिहास का विभाजन, एंशियन, मेडवल, मॉडर्न। ये जो कॉन्सेप्ट है ये कैसा है, ये यूरोपियन मॉडल पर है, यूरोपियन मॉडल पर है। ये कॉन्सेप्ट कैसा है, यूरोपियन मॉडल पर है। यूरोप के लोगों ने अपने इतिहास को एंशियन, मेडवल, मॉडर्न में बांटा ताकि इतिहास को समझा जा सके और अध्ययन में रुचिपूर्ण हो और क्रमबद्ध तरीके से हो, इंटरेस्ट पैदा हो, ना कि लोग इतिहास से भाग जाए। तो जो एंशियन हिस्ट्री में बांटा गया, मेडवल में बांटा गया, मॉडर्न में बांटा गया। लेकिन जब भारत में इतिहास का विभाजन हुआ वो ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना के बाद ब्रिटिश के द्वारा किया गया, तो एंशियन काल को हिंदू काल, मेडवल काल को मुस्लिम काल और मॉडर्न पीरियड को ब्रिटिश काल और क्या कहा गया, सिविलाइज पीरियड, सिविलाइज पीरियड। तो हिंदू काल, मेडवल, मुस्लिम काल और ये इन्होंने यहीं से क्या कर दिया, विभाजन के बीज बो दिए, सांप्रदायिकता, कम्युनिज्म के बीज बो दिए, भारत के इतिहास को हिंदू मुस्लिम में बांट दिया अंग्रेजों ने और कहा कि ये जो हिंदू काल था ये इसमें कुछ भी अच्छी बातें नहीं थी, जो मुस्लिम काल था इसमें आक्रमणकारी थे, आक्रमण किया, ये भी बेकार था। जो ये मॉडर्न पीरियड है, ब्रिटिश काल, ये अच्छा है, हम आप लोग असभ हैं, अनसिविलाइज्ड हैं, आपको सब बनाने आए हैं, ठीक है, यहां तक। तो अब ये तो है, लेकिन अब भारत के इतिहास को एंशियंट, मेडवल, मॉडर्न में ही देखा जाता है। ये विभाजनकारी शक्तियों के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा ऐसा किया गया था। अब एंशियंट पीरियड को क्या होता है, इस एंशियंट पीरियड को भी 3 पार्ट में बांटा जाता है, प्रागैतिहासिक काल, आग ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्री हिस्ट्री क्या हो गया, प्री हिस्ट्री, ठीक है, पोस्ट हिस्ट्री और तीसरा क्या है, ऐतिहासिक काल, हिस्ट्री, हिस्टोरिकल पीरियड, हिस्टोरिकल पीरियड। तो 3 पार्ट इसके हैं, कौन कौन से, प्री हिस्ट्री, प्रागैतिहासिक काल, पोस्ट हिस्ट्री और हिस्टोरिकल पीरियड, ऐतिहासिक काल में बांटा जाता है। यहां तक आपको समझ आ गया होगा। अब देखेंगे कि ये प्रागैतिहासिक काल क्या है, प्री हिस्ट्री है क्या वास्तव में। अक्सर क्वेश्चन में आता है इनमें से क्या सही है, तो प्रागैतिहासिक काल डायरेक्ट भी पूछ सकता है, प्रागैतिहासिक काल के बारे में क्या सही है, या कई स्टेटमेंट दे दिया, प्रागैतिहासिक काल भी दे दिया, ऐतिहासिक काल भी दे दिया, आग ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्ट्री भी दे दिया। अब पूछा इनमें से क्या सही है, तो ध्यान रखिए ये जो प्रागैतिहासिक काल है, इतिहास से पहले का काल, प्रागैतिहासिक काल इतिहास के पहले का काल है और इसकी विशेषता ये है कि इसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं है। प्रागैतिहासिक काल का कोई रिटन सोर्स नहीं है, तो पहली विशेषता लिखित साक्ष्य नहीं है। दूसरी विशेषता क्या है, दूसरी विशेषता है कि केवल और केवल पुरातात्विक साक्ष्य, केवल और केवल आर्कियोलॉजिकल सोर्स ही उपलब्ध है और उसके आधार पर इस काल
का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, अब दूसरा आग इतिहास। तो इसमें मतलब पाषाण काल के जो स्टोन एज है वो आता है। प्रागैतिहासिक काल में स्टोन एज आता है। अब आग इतिहास, प्रोटो हिस्ट्री। ये जो प्रोटो हिस्ट्री है उस काल को कहा जाता है, इसकी विशेषता क्या है, लिखित साक्ष्य उपलब्ध है, रिटन जो सोर्स है वो क्या है, अवेलेबल है, लेकिन इसे पढ़ा नहीं जा सकता है। दूसरी इसकी विशेषता क्या है, इसे पढ़ा नहीं जा सकता है। हड़प्पा सभ्यता और आपकी जो है वैदिक संस्कृति, हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य मिलते हैं, वैदिक सभ्यता के भी साक्ष्य रिटन में मिलते हैं, लेकिन इसे पढ़ा निश्चित रूप से सही ढंग से पढ़ा नहीं गया है। बहुत से बाद के इतिहासकारों ने पढ़ने की कुछ कोशिश की है, लेकिन वास्तव में इसे पढ़ा नहीं जा सकता है। अब ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिकल पीरियड वो पीरियड है जिसके लिखित साक्ष्य मिलते हैं, पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं, जिसे पढ़ा जा सकता है। तो ये तीनों बातें आप समझ गए होंगे कि प्री हिस्ट्री, पोस्ट हिस्ट्री और हिस्टोरिकल पीरियड क्या है। अक्सर क्वेश्चन इस पे पूछ सकते हैं, बहुत माइनर सा फर्क है, छोटी सी जानकारी है, और इसको आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आगे देखिए कि प्राचीन भारत के इतिहास के प्रमुख स्रोत। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के साधन क्या हैं, 1 2 3 ABCD, या निम्नलिखित में से कौन है कौन नहीं है, सही गलत में पूछ लेता है। तो पहला क्या है प्राचीन भारत के इतिहास को जानने का स्रोत, पुरातात्विक स्रोत, आर्कियोलॉजिकल सोर्स। दूसरा क्या है, साहित्यिक स्रोत, लिटरेरी सोर्स। तीसरा क्या है, यात्रियों के विवरण, अकाउंट ऑफ विजिटर्स, अकाउंट ऑफ ट्रेवलर्स, विजिटर्स।